लाइव है। नमस्कार, स्वागत, वंदन अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। वेलकम 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 बैक टू दी क्लास। कैसा लग रहा हूं मैं बताओ। डबल डबल देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? अप्पू हाथी भी आए हैं, सारे बच्चे आ गए वापस क्लास में, तो आई होप आप लोग भी वापस आए गए होंगे। आपके मैथ्स के अध्यापक क्या बोल सकते हैं ना, इमरजेंसी क्या बोलते हैं, आपातकालीन मैथ्स के अध्यापक की आपातकालीन स्थिति बनने के कारण, ठीक है, उन्हें अपनी जो शेड्यूल्ड क्लास थी, शेड्यूल्ड क्लास को क्या बोलेंगे, जो तय कक्षा उन्होंने कक्षा नहीं कक्षा अरे क्लास तो इंग्लिश हो गया ना, उसको उन्होंने क्या करा है, अभी के लिए निरस्त कर दिया था। तो हमने सोचा इस आपदा को अवसर में बदला जाए और बच्चों को पकड़ के सोशल साइंस फिर से पढ़ा दिया जाए। तो वेलकम 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 टू दी क्लास। नेशनलिज्म इन यूरोप को आगे धकाते हैं, ठीक है। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बताओ जल्दी से बता दो, क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? टेल मी। क्यों दोस्तों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? और अगर दिखाई सुनाई दे रहे हैं तो आगे बढ़े अपन। बताइए बताइए। ओके, यस सर। सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। चलो, माइक चेंज नहीं करा, वही माइक। आवाज का स्तर ऊपर नीचे हो गया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या हो गया भैया सर को? है क्या हो गया सर भैया को? सर घूम गया क्या तुम्हारा? गर्मी ज्यादा पड़ रही क्या? चलिए, तो अब रिकैप तो कुछ करवाना नहीं, अभी 1 घंटे पहले पढ़ा था तुमने, तो अब 1 घंटे पहले पढ़ा था तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 घंटे पहले अपन ने क्या क्या दो चीजें देख ली थी, 2 एस्पेक्ट देखे थे अपन ने। वो 2 एस्पेक्ट क्या थे? कंजर्वेटिज्म वाला, और कंजर्वेटिज्म के बाद में अपन ने रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें ये इस पे बताऊं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया था अपन ने, स्टोरी चल रही थी, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लाया, नेपोलियन के आने के बाद में नेपोलियन गया भी, 1815 में नेपोलियन हारता है और कंजर्वेटिव पावर में आते हैं। और जब कंजर्वेटिव पावर में आते हैं तो दे वर डोमिनेटिंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के थॉट के साथ वो डोमिनेट करना चाह रहे थे। अब उसी कंजर्वेटिज्म के थॉट को अपोज करते हुए, जैसे अगर आप देखोगे तो रेवोल्यूशनरीज ने जन्म लिया, तो वो रेवोल्यूशनरीज वाला अपन ने वो भी एस्पेक्ट देख लिया, रेवोल्यूशनरीज वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए सारे अपन, ये तो सारे अपने क्वेश्चंस हो गए, है ना। अरे 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 रुक जाना, हाँ हैंड्स अप। क्वेश्चन भी अपन ने देख लिए थे, मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन वाले टॉपिक के साथ में। द एज ऑफ रेवोल्यूशन बहुत बढ़िया टॉपिक है। उस टॉपिक पे आगे जाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि ये स्टोरी लाइन और ये वाली अपनी जो स्लाइड्स है ना, इनको अपन खिसका ले चले थोड़ा नीचे। एक ही जाएगी क्या? द एज ऑफ रेवोल्यूशन, नहीं इतना नीचे नहीं जाना मेरे दोस्त। अरे क्या करती हो तुम? बस यहां बैठ जाओ। ठीक है, आ जाओ मित्रों, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ रेवोल्यूशन वाले टॉपिक पे, ठीक है। पिकाचू गर्मी की छुट्टी लंबी, पिकाचू गर्मी की छुट्टी लंबी, गर्मी की छुट्टी पे गया। फिर मोदी जी ने आज बोल दिया कि फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करना है, फॉरेन ट्रेवल अवॉइड करना है। तो उस फॉरेन ट्रेवल को अवॉइड करने के चक्कर में पिकाचू जो है तो वो वहीं अटक गया न्यूजीलैंड में, वो आया ही नहीं कभी उसके मामा के गांव से। पिकाचू का मामा गांव न्यूजीलैंड है। चलो शुरू करें। 15 मई को पेपर है, अभी स्कूल चल ही रहे हैं क्या?
आज मोदी जी ने बोल दिया ना कि स्कूल वाले भी ऑनलाइन पढ़ाएं, तो तुम्हें बोल देना था कि हाँ हम तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। चलो लैग वैग तो नहीं हो रहा है ना? लैग हो रहा है क्या? हाँ? चलो आज तुम्हें अप्पू के आंखें इसकी कहाँ चली गई? अप्पू हाथी के नए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ये है अप्पू हाथी, ठीक है। अप्पू हाथी का है ना, अप्पू हाथी एक बार कुंभ के मेले में गया था, अपने भाई के साथ गया था, और उसके भाई का नाम था गप्पू हाथी। तो अप्पू हाथी और गप्पू हाथी बिछड़ गए। अब क्या हुआ ना, बिछड़े कैसे, गप्पू हाथी की आंखों में मिर्ची चली गई थी, और उससे तब से ना गप्पू हाथी को दिखाई नहीं दे रहा था, और दिखाई ना देने के कारण गप्पू हाथी क्या है कि उसके भाई अप्पू हाथी से बिछड़ गया। तो ये देखो, ये है गप्पू हाथी जो आंखों से दृष्टि बाधित है, और ये अप्पू हाथी का भाई है गप्पू हाथी, ठीक है। तो से हाई टू गप्पू हाथी। लेकिन गप्पू हाथी के पास एक टैलेंट है, भले ही उसकी आंखों की वो ज्योति जो है वो चले गई है, लेकिन गप्पू हाथी जो है तो वो एक टैलेंट लेके आता है कि गप्पू हाथी क्या करता है ना, लोगों को खुश करता है। ये देखो ठीक है। तो अप्पू हाथी का भाई गप्पू हाथी। आगे ना समझ में, अब ध्यान देना पढ़ाई में, बहुत मजा हो गया तो। मैथ्स की क्लास आज हुई नहीं ना, मैथ्स वाले अध्यापक जो हैं तुम्हारे वो कुछ आज किसी आपातकालीन स्थिति में फंस गए। चलो, द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, हमारी कहानी आगे बढ़ के यहां तक आ गई थी बाबू, मैंने तुम्हें बता दिया था 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह और कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए हैं। तो पावर का ना एक रूल होता है कि आज आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेगी। ध्यान रखना, जीवन में बहुत काम आएगी ये चीज, ठीक है। तो पावर एक सीसॉ की तरह होती है, जो आज है कल ना रहे, वैसे चलता रहता है उसका साइकिल, अप्स एंड डाउन। तो यहां पे वही बताया गया द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 में कि इस दौर में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आते हैं, जिसके चलते जो कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, तो कंजर्वेटिव से पावर छुड़ाई जाती है, फिर रेवोल्यूशंस आते हैं, फिर कहीं डेमोक्रेसी आती है, फिर कोई देश आजाद होता है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में पूरी की पूरी वो कहानी बताई गई है, ठीक है। अब ये अगेन कहानी का पार्ट आ गया, एज ऑफ रेवोल्यूशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्टोरी। तो अब स्टोरी है, तो अब यहां से 1815 के बाद से, मैं इसको पकड़ के पूरा छोटा कर रहा हूं, है ना। अब एक कहानी है, तो 1815 के बाद से जैसे अगर अपन देखेंगे, 1815 के बाद से अब जैसे अगर आगे देखना शुरू करें अपन, तो 1815 के बाद में क्या होता है, रेवोल्यूशनरीज वगैरह, आइडियोलॉजी तो मैंने तुम्हें सब बता दी है। अब 1815 के आगे से क्या होता है, 1815 के आगे से ये होगा कि अब 1815 के बाद 1830 आएगा, ठीक है। 1830 से 1815 के बाद में यहां ऐसा लिख देता हूं, चलो 1830 से 1848 तक का ये समय रहेगा। अब ये 1830 से 1848 तक का ये जो समय रहेगा, इस समय में क्या होता है अपने को ये समझना है। 1830 से 1848 तक का ये जो समय रहेगा, इस टाइम पीरियड में एज ऑफ रेवोल्यूशन है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या है, मल्टीपल रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पे, एक नहीं अनेक। अब ये जो मल्टीपल रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इन मल्टीपल रेवोल्यूशंस में क्या क्या है, तो सबसे पहले जैसे अगर आप देखोगे मल्टीपल रेवोल्यूशंस की कहानी में, तो एक एक से शुरू करते चलो। मल्टीपल रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला टाइम फेज कहा गया है। तो एज कंजर्वेटिव रिजीम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, जैसे जैसे उन्होंने सोचा ना कि पावर को और टाइट कर लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं पावर, ये सारी चीजें कर लेते हैं, तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजीम अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलता है, वैसे वैसे आपको देखने को मिलता है कि रेवोल्यूशंस की लहर जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है, तो ट्राई टू कंसोलिडेट पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ द यूरोप, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स,
ठीक है, वही कंजर्वेटिव्स अपनी पावर टाइट करना चाह रहे हैं और यूरोप के अलग अलग पार्ट में, इटली में, जर्मनी में, ठीक है, इन दी प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर क्या है? ऑटो में आया एक एम्पायर नहीं, ऑटोमन एम्पायर मतलब कि उस समय का एक बहुत बड़ा एम्पायर जो टर्की पे फैला हुआ था। तो इन सारे रीजन्स में, आयरलैंड में, पोलैंड में रेवोल्यूशंस स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, अमंग whom were professors, school teachers, clerks and the member of commercial middle classes, ठीक है। और ये जो रेवोल्यूशन ला रहे थे, तो रेवोल्यूशन लाने वाला कौन है? वही मिडिल क्लास का व्यक्ति है, ठीक है। मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी क्या है? मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी है लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे और कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में लिबरल नेशनलिस्ट जो है तो रेवोल्यूशन के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार थे, तत्पर थे, ठीक है। रेवोल्यूशन के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार थे, तत्पर थे। अब क्या होता है? तो द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, ठीक है। जुलाई 1830 में क्या है ना, पहला अपहीवल आया। जुलाई 1830 में आपको देखने को मिलता है कि पहली बार क्रांति देखने को मिलती है। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। द बॉर्बन किंग who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। समझना, यहां पे पूरा फ्रांस का ये रेवोल्यूशन बता दिया गया है आपको, ठीक है। यहां से यहां तक ये फ्रांस का रेवोल्यूशन बताया गया है, यहां से यहां तक का, ठीक है। तो जुलाई 1830 फ्रांस, जुलाई 1830 फ्रांस का रेवोल्यूशन बताया गया। जुलाई 1830 फ्रांस का रेवोल्यूशन बताया गया। जुलाई 1830 फ्रांस के रेवोल्यूशन में क्या होता है? तो बेसिकली आपको देखने को मिलता है फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में आपको अगर ध्यान हो तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर ली थी, है ना। उन्होंने तो बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को बैठा दिया था, रिस्टोर कर लिया था। अब वो बॉर्बन डायनेस्टी का, लेकिन जो राजा उन्होंने बैठाया था ना, वो राजा लंबे समय तक बैठ नहीं पाए। 1815 में लुई फिलिप नाम के राजा को उन्होंने राजा बनाया था, लेकिन अब क्या होता है ना, वो बॉर्बन किंग जो रिस्टोर हुआ था पावर को ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन ऑफ 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उस राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन लाए, और रेवोल्यूशन लाने के बाद में क्या है, लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एट इट्स हेड, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि अब राजा, हम राजा को नहीं हटा रहे पूरी तरह से। रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने चेंज क्या लाए? रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने ये चेंज लाया कि राजा रहेगा, लेकिन राजा की जगह क्या हो जाएगा, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, ठीक है। राजा पूरा खुला राजा नहीं रहेगा, राजा रहे तू राजा राजा राजा, ठीक है, बट नाउ यू विल बी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना होगा। तो जुलाई 1830, देखो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जुलाई 1830 का जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन के थ्रू, एज ऑफ रेवोल्यूशन में पहला रेवोल्यूशन स्टार्टिंग विद द फ्रांस, हर चीज को लीड फ्रांस करता है, फ्रांस हम फर्स्ट वाला आदमी है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि राजा रहेगा, लेकिन राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। क्लियर हुआ? अब अगली चीज क्या है, समझ में आया ना, कि एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हुआ, फर्स्ट अपहीवल, मतलब पहली बार आपको देखने को मिलता है कि जो कंजर्वेटिव रिजीम में सरकारें बनी थी, 1815 में कंजर्वेटिव्स आ गए थे, तो उन कंजर्वेटिव्स की फील्डिंग सेट होना शुरू होती है फ्रांस से। और जब फ्रांस से शुरू होता है ना, तो एक आदमी बहुत बोलता है, वो फिर बोलता है, कौन? वही ड्यूक मेटरनिक है। ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट पास किया, क्या स्टेटमेंट पास किया कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। व्हेन फ्रांस नीजेस, मेटरनिक वंस रिमार्क, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और ये आपके दिलो जहां में लिख दी जाएगी ये लाइन, ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट ड्यूक मेटरनिक ने बोला, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। उस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुना है ऐसा तुमने? मतलब एक डोमिनो इफेक्ट चालू होता है ना, कि इसको देख, जैसे ऐसा है ना कि एक नखरा करेगा तो सारे नखरे करेंगे, तो वैसे ही खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब यही होता है कि किसी एक चीज को देख करने, मतलब किसी एक चीज को एक इंसान ने किया तो फिर सब वही डोमिनो शुरू हो जाता है। तो वैसे ही व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड का मतलब यह है कि फ्रांस ने एक बार छींक दिया ना, तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इट्स अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग डोमिनो इफेक्ट, कि अब यहां से चीजें चालू हो गई है, ठीक है। तो व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड में क्या होता है, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड
एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, तो अब फ्रांस से वो कहानी चालू हुई है। अब तुम्हें ध्यान हो तो ध्यान करना, ट्रीटी ऑफ वियना में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी ट्रीटी ऑफ वियना में? कि फ्रांस के अराउंड सीरीज ऑफ स्टेट्स स्टैब्लिश किए थे। नॉर्थ में एक किंगडम बनाई थी, जिस किंगडम का नाम क्या है? कौन बताएगा चैट में? देखूं मैं समझदार बच्चा जिसको ध्यान हो। अभी 1 घंटे पहले पढ़ा था अपन ने, नॉर्थ में किंगडम बनी थी, उस किंगडम का नाम क्या है? सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप हुए थे ना। बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो भाई ये यहां लिखा भी हो, तो वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है, तो उसमें भी रेवोल्यूशन होता है। एक नई किंगडम बनी थी, उस नई किंगडम में से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से एक देश अलग निकल के आता है। ठीक है, तो जो फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन आया, इट स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन दी ब्रसेल्स। ब्रसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, ध्यान रखना, बेल्जियम एक देश है, अभी पढ़ेंगे अपन सिविक्स में भी। तो इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग निकल गया, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। उसने बोल दिया जय बेल्जियम, और जय बेल्जियम करके एक नया देश बन गया। ठीक है, ब्रसेल्स विच लेड टू दी बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो ऐसे एज ऑफ रेवोल्यूशन में एक के बाद एक अब रेवोल्यूशन आते चले जाएंगे। समझ में आ गया? जुलाई 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। उस फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद में जैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद में बेल्जियम, ठीक है, फॉलोड बाय, इसके बाद में आ जाएगा फ्रांस का ये जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन बेल्जियम, नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन बेल्जियम। ठीक है, अब उसके बाद में आगे क्या होता है? एन इवेंट that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। ठीक है, अगली चीज जैसे आपको क्या देखने को मिलती है? अगली चीज देखने को मिलती है आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइन, एक के बाद एक रेवोल्यूशन होते जा रहे हैं। फिर क्या होता है कि फ्रांस में हो गया, बेल्जियम में हो गया, तो यूरोप में और भी कंट्रीज, इसी को तो एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया कि बहुत सारे रेवोल्यूशन चल रहे थे। तो यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस। फाइन, अब होता क्या है ना, ग्रीस का मैं तुम्हें अगर बताऊं तो जैसे ये पूरा यूरोप है और इधर एशिया है। ठीक है, यहां कहीं ग्रीस है। अब दिक्कत क्या थी कि यहां पे ये एशिया के जो मुस्लिम एम्पायर थे, ऑटोमन एम्पायर, अभी मैंने बताया था ना ऑटोमन एम्पायर, तो उस ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। टर्की वगैरह सारी जगह पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, ऑटोमन इस्लामिक रूलर्स का कब्जा था। अभी जो ग्रीस जो कंट्री था ना, यूरोपियंस जितने भी थे, तो सारे यूरोपियंस को ग्रीस से बहुत लगाव था। क्यों लगाव था सारे यूरोपियंस को ग्रीस से? क्योंकि ग्रीस वॉज कंसिडर्ड द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। कार्डल मतलब क्या है कि एक वो पालना जिसमें से पूरा यूरोप निकला है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, क्या बोल सकते हैं कि हिंदुइज्म में वाराणसी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, वृंदावन एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जैसे देखोगे तो वो एनेक्डोट्स मिलते हैं जहां से संस्कृति निकल के आई है। तो वैसे ही ग्रीस को ये यूरोपियन जितने भी, तो यूरोपियंस बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब लेकिन हो क्या रहा था कि आपको देखने को मिलता है कि ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ग्रीस को कब्जा करके रखा था ऑटोमन एम्पायर ने। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स व्हिच बिगेन इन 1821। तो 1821 से ही ग्रीस के लोगों के अंदर एक वो भावना जागने लगी कि हमारा भी एक देश था, क्रिश्चियनिटी का देश था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में है और हमें देश आजाद करना है। तो लोगों के मन में वो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ग्रीस के लोगों के अंदर में। ठीक है, नेशनलिज्म इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। तो जो दूसरे जो मतलब जो ग्रीस के लोग यहाँ देश में रह रहे हैं और जिन लोगों ने कभी आजाद करवाने की कोशिश की होगी, उनको देश से निकाला दे दिया, एग्जाइल दे दिया। एग्जाइल मतलब देश निकाला, जैसे गुजीबी मजीनी को दिया था। तो जो बाहर लोग चले गए थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे अपने ग्रीस के लोगों का कि तुम आजादी पालो, हम तुम्हें फंड देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये वो। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, तो जो जितने भी नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स। और ग्रीस में ग्रीस कंट्री है, ग्रीक्स मतलब जैसे इंडिया और इंडियंस है ना, वैसा। तो जितने भी ग्रीक्स थे जो अलग अलग जगह रह रहे थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत सारी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है, ठीक है, वेस्ट यूरोपियन कंट्री जैसे मान लो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज। ठीक है, तो हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, एंशिएंट ग्रीक कल्चर के टुवर्ड्स जिनकी सिंपैथी थी कि हाँ हमारा कल्चर यहीं से निकला है।
ठीक है। तो उन सभी लोगों ने सपोर्ट किया ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से आजाद होने के लिए। तो कैसे सपोर्ट किया, तो फंड दिए, लड़ने गए, ये सब तो किया ही। उसी के साथ साथ जैसे पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे, तो दे लॉर्डेड ग्रीस एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने ऐसा बताया कि ग्रीस कितना महत्वपूर्ण है, यहां से हमारी संस्कृति उत्पन्न हुई है, ठीक है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। पब्लिक सपोर्ट इकट्ठा किया कि मुस्लिम एम्पायर के अंडर में है, क्रिश्चियनिटी का एक इंपॉर्टेंट सिटी है, हमारी सिविलाइजेशन यहां से निकली है, उसको आजाद करवाना है, ठीक है। और इसी सिलसिले में एक इंग्लिश पोएट जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन क्या करते हैं, ही ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन दी वॉर। तो लॉर्ड बायरन ने क्या है, फंड्स इकट्ठे किए और बाद में वो लड़ने के लिए गए कि मैं ग्रीस की आजादी के लिए लड़ने के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो ग्रीस पहुंच गए वो लड़ने के लिए, ठीक है। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1821। पर बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि लॉर्ड बायरन लड़ने के लिए तो गए थे बड़े मोटिवेशन के साथ, लेकिन उनको बहुत तेज बुखार आ गया और बुखार आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई 1821 में। खैर, नॉनदलेस अगर फोकस किया जाए तो दिस शोज द इमोशंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ग्रीस की आजादी के लिए वो लड़ना चाहते थे और अल्टीमेटली वो संघर्ष चला और लंबे समय तक संघर्ष चला। एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है ऑटोमन एम्पायर और यूरोपियंस के बीच में, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, और ग्रीस को एक आजाद मुल्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब अगर आप देखोगे एज ऑफ रेवोल्यूशन में कितनी कहानियां हो गई है, अब अगर आप यहां देखोगे तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में कितनी कहानियां होगी, देखो एज ऑफ रेवोल्यूशन में कितनी कहानियां हो गई। यहां अगर हम देखें तो हमने एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली चीज देखी, जुलाई रेवोल्यूशन जो आया 1830 में फ्रांस में, उसको देख के बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ। बेल्जियम में रेवोल्यूशन होने के बाद में फिर क्या होता है, 1832 में तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होने के बाद में आजादी ही मिल जाती है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल सही लिखा ना मैंने, कॉन्स्टेंटिनोपल, हाँ। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होने के बाद में क्या होता है, ग्रीक जो है, ग्रीस देश हो गया, ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ग्रीस को आजादी मिल गई। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। तो ये हम एज ऑफ रेवोल्यूशन में देख रहे हैं कि कैसे पूरा 1830 से रेवोल्यूशन शुरू हो गए। क्लियर है, समझ गए। बताओ यस और नो। क्लियर हुआ, बताओ बाबू। अभी अभी क्लास में वापस समझा दो बेटा, अभी क्लास चालू हुई है, अभी ज्यादा नहीं बताया, अभी तो बस एज ऑफ रेवोल्यूशन अपन ने शुरू ही किया है। क्या यहां तक क्लियर है? संदीप भैया पानी पिला दो, गला सूख रहा है, जल्दी बताओ, फिर गप्पो हाथी का खेल दिखाऊंगा। यस यस, छुट्टी उट्टी ना मांगो। का हाँ, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कार्डल बोल देता हूं, ठीक है यार, कभी कभी एक आधा शब्द इधर हो जाता है, ठीक है। मुस्लिम एम्पायर का मतलब यह है कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसके जो रूलर थे वो इस्लाम जो रिलीजन है उसके फॉलोवर थे, तो इसलिए उसको इस्लामिक एम्पायर कहा गया, समझे। और यूरोप में अधिकतर जो रूलर्स थे वो क्रिश्चियंस और एंशियंट जो क्रिश्चियनिटी है, ग्रीक कल्चर जो है उसको तवज्जो देते थे, ऐसा। फाइन, क्लियर है, बताओ जल्दी। अब देखो क्या है, ये कहानी चल रही, मैंने तुम्हें बताया 1830 1832, तो मैं ना अभी ये बीच वाला टॉपिक जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग,
2 मिनट के लिए इसको स्किप मार रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको स्किप मार रहा हूं, हम डायरेक्ट यहां आ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे लेकिन पहले कहानी कंप्लीट कर लेते फिर पढ़ेंगे, ठीक है, पहले कहानी कंप्लीट कर लेते फिर पढ़ेंगे। तो अब हम आ गए हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट पे, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ स्टोरी लाइन पे दिखाऊं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मल्टीपल रेवोल्यूशंस पढ़ा अपन ने। तो मल्टीपल रेवोल्यूशंस में जैसे अपन देखेंगे, अपन ने फ्रांस में देखा, फ्रांस में 2 रेवोल्यूशन होते हैं। पहला फ्रांस में एक जो रेवोल्यूशन हुआ पहले जुलाई 1830 का, उससे क्या हुआ, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्रांस में जो पहले रेवोल्यूशन हुआ, उस पहले रेवोल्यूशन से फ्रांस में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ठीक है, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। फिर फ्रांस को देख के क्या, बेल्जियम में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। बेल्जियम अलग होने के बाद में फिर आपको तीसरी चीज क्या देखने को मिलती है कि फ्रांस से बेल्जियम अलग हो गया। फिर ग्रीस जो है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है साइन, तो 1832 में ग्रीस भी आजाद हो जाता है। लेकिन कहानी रुकती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है ना कि राजा रहेगा लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। तो अब क्या होता है कि फ्रांस में एक और स्थिति बिगड़ना शुरू होती है। कब फ्रांस में स्थिति बिगड़ना शुरू होती है, 1848 में। एज ऑफ रेवोल्यूशन पूरा 1848 तक का बता रहे हैं ना, तो अभी मैं कहानी पहले बता रहा हूं। तो फ्रांस में स्थिति बिगड़ना शुरू होती है 1848 में, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लो डायरेक्ट, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। ये क्या हुआ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बैठाया था ना, कि राजा बैठाया था, राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और राजा को भी उठा के पटक देते हैं वो। क्यों, क्योंकि फ्रांस में अब रिपब्लिक बन जाता है। फ्रांस मतलब रिपब्लिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, तो वो अपने लीडर को चूज करेंगे। राजा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो ऐसा क्यों होता है, वो हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट वाले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। बीच में एक टॉपिक अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो आइडिया वाले पार्ट में आएगा। कैसे, तो आइडिया वाले पार्ट में कैसे आएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे हम ये पढ़ रहे थे ना, हाँ, जैसे राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म अगेन अपन ने 1815 में देख लिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1815 में कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए वापिस। फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है आपका, एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये एज ऑफ रेवोल्यूशन आपका कहां से कहां तक चल रहा है, 30 से 48 तक चलेगा, है ना, 1830 से 48 चलेगा। तो जिसमें आप फ्रांस की कहानी पढ़ोगे, फ्रांस की आधी सुना दी, आधी और सुनाऊंगा। आपने बेल्जियम की कहानी पढ़ी, ठीक है, आपको ग्रीस की कहानी बताई, आपको ग्रीस की कहानी, ग्रीस की नहीं, डबल ही आता है क्या, स्पेलिंग में कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ग्रीस की कहानी बताई। फिर उसके बाद में जर्मनी की भी कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी अपन एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ये सारे देशों के बारे में अपन एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है, इन सारे देशों के बारे में अपन एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। इन सारे देशों के बारे में अपन एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं, है ना। आ जाओ, तो हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट पे आ जाओ। तो फ्रांस, जो फ्रांस था अपना, उस फ्रांस को आपको क्या देखने को मिलता है, वो फ्रांस आपको आधा अधूरा देखने को मिल रहा है अभी, कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है फ्रांस में। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस क्या होगा, एक लेवल और अपग्रेड होगा। तो इन 1830s, द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, ठीक है। 1830s जो थे, तो वो साल थे जिन सालों में क्या हो रहा था कि बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखने को मिल रही थी, ठीक है, बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिल रही थी 1848 1830s के बाद से, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, ये सारी दिक्कतें हो रही थी। तो इन सारी दिक्कतों के चलते क्या हुआ, तो the 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में आपको एक बहुत बढ़ती पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली। क्यों हो रहा होगा, कुछ साल शादियां ज्यादा हुई होगी, तो बहुत बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस समय पे यूरोप में। द रीजन वाज कि हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी ना ये। तो इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। तो जितने लोगों, अब देखो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याएं आती है, खाने को आपको ज्यादा लगेगा, काम ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें होती है। तो देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन द एम्प्लॉयमेंट, काम कम था, काम करने वाले ज्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड
टू दी सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड सम। ठीक है, जो जनता जनार्दन थी तो वो सिटीज से निकल निकल के किधर चले गई, सॉरी गांव से निकल निकल के सिटीज की तरफ आ गई है। ठीक है, दे माइग्रेटेड टू सिटीज। अब सिटी में आए तो उनका रेड कारपेट स्वागत नहीं होगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी, रहने की जगह नहीं मिलेगी, रेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो बड़ा कंजेशन होता है, लोग स्लम्स बना के रहना शुरू कर दिया। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। अब फिर क्या हो रहा था, जैसे अगर आप देखोगे फ्रांस में क्या था ना, फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा लेट आएगा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गया था। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में पहले आ गया था तो उसके चलते क्या है, हाथ से बनाने वाले जो सामान होते थे, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते थे, उन लोगों को बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, क्योंकि मशीन से गुड्स बन बन के आ रहे थे, तो जो हाथ से सामान बनाने वाले लोग थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहां पे वही बताएगा कि पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू दी सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन में, दे ऑफन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो मशीन मेड गुड्स जो आ रहे उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ता था हैंडमेड गुड्स बनाने वालों को। ठीक है, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन एनी अदर प्लेस ऑन द कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड में देखो, मैं तुम्हें एक चैप्टर था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी भी है बुक में, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा, उसका कहानी बता रहा हूँ सिंपल। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ना, जब इंडस्ट्रीज बनी थी, तो बाहर मतलब बहुत सारे कंट्री साइड में, मतलब गांव के तरफ क्या है, लोग हाथ से, स्मॉल ट्रेडर्स होते थे, हाथ से सामान बनाते थे, सारा सब कुछ। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज से मशीन मेड क्लोथ्स आने लगे जो कि सस्ते होते थे। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स थे ना, उन लोगों को बड़ी दिक्कत फेस करना पड़ी। जैसे अब क्या है ना, जैसे छोटे किराना की दुकान वाले लोग हैं, अब क्या हो गया, ब्लिंकिट, स्विगी और ये सब आ गया, जो जो भी आ गया, क्या पता है, जेप्टो। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि स्मॉल शॉपकीपर जो, उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है ना। तो ऐसे ही होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो कह सकते हैं कि छोटे ट्रेडर्स थे, हैंडमेड गुड्स जो बनाते थे, उन्होंने कंपटीशन फेस करा, तो दिखती बात है वो भी बेरोजगार होंगे, तो हार्डशिप फेस कर रहे हैं ना लोग, हार्डशिप फेस कर रहे हैं, समझ में, दिक्कतें हैं, लोगों को दिक्कतें फेस कर रहे हैं। फिर अगली चीज क्या हो रही थी, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खास करके कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री में, क्योंकि मशीन मेड क्लोथ आ रहे थे तो हाथ से बनने वाले कपड़े कोई नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि वो महंगे होते थे और मशीन वाले सस्ते होते थे। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। ठीक है, तो हाथ से चलाने वाली मशीन जैसे होती थी, उन लोगों को बड़ा स्टिफ कंपटीशन, हार्डशिप फेस करना पड़ रही थी। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो वो पार्ट यूरोप का, मतलब हर पार्ट नहीं, जैसे जहां तो रेवोल्यूशन आ गए थे वहां तो फ्यूडल सिस्टम खत्म ही हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पार्ट थे जहां पे एरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो रूलिंग क्लास के लोग थे, ध्यान आ रहा है, टाउन हाउसेज होते थे और कंट्री साइड में उनके बड़े बड़े मैंशंस होते थे, तो वो एरिस्टोक्रेट्स जहां पे पावर एंजॉय करते हैं, उन एरियाज में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का बर्डन अभी भी था। फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का बर्डन था किसके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, पीजेंट्स की स्थिति खराब थी। ठीक है, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। ठीक है, जैसे जैसे चीजों की कीमत बढ़ी, राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, इसके चलते क्या है ना कि अगर एक साल मान लो फसल खराब हो गई, ठीक है, तो चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, गरीब व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म का मतलब गेटिंग रिड्यूस टू द लेवल ऑफ पुअर। ठीक है, पॉपुलिज्म को आप, ठीक है, पॉवर्टी भी लिख सकते हो, पॉवर्टी भी लिख सकते हो। आपको अब हार्डशिप समझ में आई? ठीक है, हार्डशिप समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, कि लोगों को क्यों दिक्कत फेस करना पड़ रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करना पड़ रही थी, क्योंकि आपको पॉपुलेशन बढ़ती दिख रही है, जॉब्स ढूंढने वाले ज्यादा हैं, जॉब्स हैं कम। ठीक है, और लोग सिटीज में आ गए, तो सिटीज में क्या है, टफ कंपटीशन, लोगों को स्लम्स में रहना पड़ रहा है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो मशीन के आ जाने से क्या है, उनको दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, मशीन के आ जाने से, मशीन मेड क्लोथ्स के आने से उनको इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करना पड़ रही है। फाइन, ये सारी दिक्कतें हैं, उसी के साथ साथ क्या है, जहां एरिस्टोक्रेट्स हैं वो फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के चलते पीजेंट्स का खून पी रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज हार्डशिप्स आर लीडिंग टू पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म मतलब पॉवर्टी। इन सारे कारणों से क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी वाली स्थिति बन गई। समझ में आया यहां तक? इन सारे फैक्टर्स के चलते पॉवर्टी वाली स्थिति बन गई। अब छुट्टी लेके कहां जाओगे? रुक जाओ सर, बहुत पढ़ा दिया। कहानी जो कनेक्टेड होती है वो तो एक बार में पढ़ाना होती है ना। यहां तक समझ में आया? इस पैराग्राफ तक बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ, इस पैराग्राफ तक समझ में आया कि नहीं?
क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये बता रहा हूं ना आगे, ये देखो अरे क्वेश्चन देखो इस टाइप से बनेंगे। ये तो उसका है हंगर हार्डशिप का क्वेश्चन। हंगर हार्डशिप का थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो ये 19th सेंचुरी आते आते 1848 की बात हो रही है, 1848 में भी रिवॉल्ट आएगा, तो 1848 मतलब 19th सेंचुरी हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो आपको वही बताना है कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग शहरों में माइग्रेट कर रहे थे, मशीन मेड गुड्स आ गए थे, जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस और ड्यूज थे, और इन्हीं सारी चीजों के चलते पॉवर्टी बढ़ रही थी। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सीधे ऐसे बनेगा, कर पाओगे ना, सीधे सीधे बनना है क्वेश्चन का आंसर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी कहानी खत्म नहीं, अभी तो रोमांच बढ़ेगा अभी, ठीक है। तो देखो क्या है, द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। तो 1830 से जो सारी सिचुएशन बिगड़ रही थी, ठीक है। तो अब इसमें यहां पे अगर मैं समझाना चाहूं कि पहला पैराग्राफ क्या बता रहा है, कंटेक्स्ट बता रहा है फॉर दी हार्डशिप एंड हंगर, ठीक है, मतलब रीजंस बताए गए क्या लिख रहा हूं मैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डशिप हंगर भी लिख दो। मतलब दिखती बात है कि लोगों को खाना भी कम मिलेगा, है ना, सारी चीज होगी। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में हंगर हार्डशिप के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उन फैक्टर्स के बारे में बताया गया कि यूरोप में उस समय पे ऐसी सिचुएशंस क्या डेवलप हो रही थी जिसके चलते पीपल विल बी फोर्स टू माइग्रेट टू दी सिटीज, क्यों खाने की कमी हो रही थी, क्या क्या दिक्कतें हो रही थी। तो वो सारी चीजें यहां पे बताई गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। कंटेक्स्ट समझते चलना, भी आपसे सीधा सवाल यही पूछा जाएगा कि 19th सेंचुरी में क्या दिक्कत थी। तो ये बताना आपको, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारा सब कुछ। अब इसके देखो डोमिनो कैसे चालू हुआ, इससे हुआ क्या, ये बुरी स्थिति जो बन रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप जो लोग फेस कर रहे थे। तो 1848 एक ऐसा साल आया जिस साल में क्या होता है, फूड शॉर्टेज थी, ठीक है। फूड शॉर्टेज थी और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी, हार्डशिप थी, हंगर थी, ठीक है। अब जब लोग क्या होते हैं ना, आक्रोश में होते हैं कि खाने को नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है हमारे पास में, तो लोग देखते हैं कि राजा कौन है, पढ़ा राजा को, उस टाइप से। तो इसी के चलते क्या होता है, जब ये हंगर हार्डशिप थी तो दिस ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो लोग अपने घर से रोड पे निकल आए कि हमारी मांगे पूरी करो, इस टाइप से कि खाने को दो, काम दो, ये सारी चीजें रोड पे निकल आए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। कौन है लुई फिलिप, ध्यान है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन के बैठा था 1815 से, सॉरी 1830 से, 1815 में तो राजा बना था। फिर जैसे आप देखेंगे तो 1815 में क्या होता है, बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को हटा के लुई फिलिप को क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है, ठीक है। 1830 से 48 तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन के चल रहा था। फर्स्ट फ्रांस रेवोल्यूशन जो था जुलाई वाला। अब लेकिन लोग क्योंकि हंगर हार्डशिप से इतना परेशान थे, रोड पे उतर आए, बैरिकेड्स तोड़ दिए, और जब उन्होंने देखा कि अब राजा की कॉलर पकड़ना है, तो राजा ने देखा जनता आ रही है, तो सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है, तो राजा सिंहासन छोड़ के भाग गया। लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, ठीक है, उसको भागना पड़ा। लुई फिलिप ने अपनी सब कुछ गादी वादी छोड़ के भाग गया, उन्होंने जान बची तो लाखों पाए। अब राजा चले गया तो अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, ठीक है। तो राजा चले गया। अब राजा के जाने के बाद क्या होता है बाबू, देखो अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, राजा चले गया, तो राजा के जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, अ नेशनल असेंबली, ठीक है, अ नेशनल असेंबली। देखो ये फोटो वही बता रहे हैं, पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1848। पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1848 में बता रहे कि जनता ये किले की तरफ आ गई थी, राजा को छोड़ के भागना पड़ा ना, वो उस पिक्चर को दर्शा रहा है। 1848 का रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, तो 1848 का रेवोल्यूशन बाय, इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन बाय पुअर भी कहते हैं, क्योंकि पुअर पीपल जो है हंगर हार्डशिप के चलते रोड पे आ गया था, ठीक है। रेवोल्यूशन बाय पुअर कहा जाता है, अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। तो रेवोल्यूशन बाय पुअर जो था, उसने फ्रांस में से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक। तो राजा भाग गया, फिर अब क्या करा, अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। एक नेशनल असेंबली ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि आज से फ्रांस आजाद है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, कोई नेपोलियन नहीं, कुछ नहीं। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबाउट 21, 21 साल के जितने भी मेल हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, एक्टिव पैसिव कुछ नहीं चलना है, सिंपल 21 साल के ऊपर के जितने भी मेल है,
ठीक है। तो सारे 21 साल से ऊपर वाले मेल को क्या दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, सारे 21 साल से ऊपर वाले मेल्स को वोटिंग राइट दे दिया जाएगा, यूनिवर्सल सफरेज मिल जाएगा, एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, ठीक है। और लोगों को राइट टू वर्क भी दिया गया कि अब तुम्हें काम करने का भी अधिकार है भाइयों, ठीक है। काम करने का अधिकार है मतलब क्या कि अब से तुम्हें जॉब मिलेगी, ठीक है। तुम जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हो तो अब सरकार तुम्हें जॉब देगी, क्योंकि रिपब्लिक बना ली उनने, ठीक है। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप, और इसीलिए वर्कशॉप्स लगाई गई कि लोगों को काम करना सिखाए, उनको काम देंगे। तो ये पूरी कहानी है, लोगों को काम करना सिखाए, लोगों ने काम देंगे, ये पूरी कहानी है अबाउट व्हाट, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट कैसे हंगर हार्डशिप से वो रिवॉल्ट आया। और 1848 के रिवॉल्ट का आउटकम क्या रहा, एक लाइन में बताओ। 1848 के रिवॉल्ट का आउटकम क्या रहा, 1848 के रिवॉल्ट का आउटकम ये रहा कि फ्रांस एक क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। आया ना समझ में, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। अभी एज ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे आप देखोगे तो और भी यूरोप में जगह जगह समस्याएं थी। तो जैसे आप देखोगे अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया हैड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। सिलेशिया मतलब आज का जो पोलैंड है वहां पे एक क्षेत्र था, ठीक है। तो सिलेशिया वाले क्षेत्र में क्या होता है ना, वीवर्स ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जरूरी नहीं कि सब राजा के अगेंस्ट में ही रिवॉल्ट हो रहे थे, कुछ रिवॉल्ट आम जनता भी उठा रही थी, अपनी अपनी परेशानियों को दर्शाने के लिए उठा रही थी। तो अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया हैड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payment। सिंपल चीज है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये रहा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें क्या है ना, वीवर्स ने रिवॉल्ट किया, समझ में आ रहा है। वीवर्स जो थे सिलेशिया में, एक जगह में वीवर्स, सिलेशिया है एक जगह यूरोप में, वहां पे वीवर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। अबे कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है देखो, तो वीवर क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है, वीवर क्या करता है, काम करता है, कपड़े बुनता है, बुन के कपड़े का खुद पहनेगा नहीं, वो किसी को देता था, या तो खुद मार्केट में जाके बेचे। नहीं तो क्या होता था, बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को एडवांस पैसा देते थे, बोलते इतने इतने शर्ट बना दो, हम तुमसे खरीद के ले आएंगे, हम हमारा बेच देंगे। लेकिन अब क्या है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या सोचा कि वीवर्स को कम पैसा दे और हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा ना, जो वीवर्स को रॉ मटेरियल के लाके देते थे, उनको ऑर्डर देते थे कि तू इतना सामान बना दो, लेकिन उनका पेमेंट बहुत कम कर दिया। अब वीवर्स ने सोचा ठीक है अब करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन वीवर्स की फिर एक दिन चटक गई। उन्होंने बोला कि यार मेहनत हम करते हैं, प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में रह जाते हैं। तो सिलिशिया जो है, तो वहां पे सिलिशिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि सिलिशिया में जो वीवर्स थे, तो इन वीवर्स ने सबने एक साथ इकट्ठे हुए, ठीक है, और इकट्ठे होकर जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके पेमेंट रिड्यूस कर, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे हमला कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ, एक जर्नलिस्ट थे विलियम वोल्फ, तो विलियम वोल्फ ने इस पूरे इवेंट को, ठीक है, एक सिलिशियन विलेज के पूरे इवेंट को जहां पे वीवर्स ने रिवॉल्ट किया, उसको अपने न्यूज़पेपर में, जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में क्या किया, नरेट किया कि कैसे रिवॉल्ट हुआ, नरेट किया कि कैसे रिवॉल्ट हुआ। तो जैसे आप देखोगे तो इन दीज विलेजेस, मतलब एक सिलेशियन विलेज में बताया गया कि देयर वर 18,000 इनहेबिटेंट्स, 18,000 लोग थे आसपास, ठीक है। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, और वहां सारे वीवर्स कॉटन वीव करते थे, कॉटन बनाते थे, कॉटन से शर्ट कपड़े वगैरह। तो दी माइजरी ऑफ दी वर्कर्स इज एक्सट्रीम, वर्कर्स को बहुत दुख दर्द में जीना पड़ता था। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर, ठीक है। और अब क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स थे, तो वर्कर्स को सबको काम चाहिए था, और क्या होता ना, डिमांड सप्लाई का गेम होता है। जब बहुत सारे लोग काम करने वाले, तो मैं बोलूंगा इतने ही पैसे दूंगा, जिसको करना है बताओ, तो कोई ना कोई आगे आके कर ही लेता था, ठीक है, कोई ना कोई आगे आके कर ही लेता था। तो द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैड बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके पेमेंट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने जब उनके पेमेंट को रिड्यूस करा, तो अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वीवर्स के अंदर आक्रोश था, और वीवर्स ने ऐसे ही रिवॉल्ट किया। कैसे, तो ऑन 4 जून 1845 की बात हो रही है, 2 PM के अराउंड अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च्ड इन पेयर्स अप टू मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हायर वेजेस। सब ग्रुप बना के, जत्था बना के कॉन्ट्रैक्टर्स के घर गए कि भैया हमारी सैलरी बढ़ा दो, ठेकेदार साहब बहुत हो गया, अब धाड़की बनाना पड़ेगी तुम्हें, इस तरह से पहुंच गए वो। तो दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न्स एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली, ठीक है, और उनको डराया धमकाया गया। तो फॉलोइंग दिस, अब जब वीवर्स तो अपनी डिमांड रखने गए, तो उनको डराया धमकाया, तो उसके बाद में क्या हुआ,
फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, ठीक है, तो दे वर ट्रीटेड विद डिमांडिंग, हाँ ठीक है। तो अब क्या होता है, स्क्रॉन्स एंड थ्रेट्स, मतलब उनको डराया गया है इस तरह से। तो अब क्या होता है ना कि इसके बाद में कुछ वीवर्स का एक ग्रुप जो था वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस जाते हैं, ठीक है, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्सलेन, पोर्सलेन वो चीनी का सामान होता है, तो उनका सामान तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ व्हिच दे टोर टू श्रेड, ठीक है, जो स्टॉक रखा था कपड़ों का स्टॉक फाड़ फाड़ कर दिया, तार तार कर दिया, घरों में घुस गए, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लीड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज, कॉन्ट्रैक्टर को घर छोड़ के भागना पड़ा, बहुत मारेंगे, जनता पागल हो गई है, ठीक है। हाउएवर ही रिफ्यूज्ड टू शेल्टर सच अ पर्सन, ठीक है, वो जिस जिस गांव में जा रहा था लोग बोल रहे थे नहीं नहीं हम तुम्हारे शरण नहीं देंगे, तुम्हारे पीछे वीवर्स हमारे घर में भी आके मारपीट कर देंगे, ठीक है। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रीक्वेश्चनड द आर्मी, ठीक है, लेकिन वो फिर कॉन्ट्रैक्टर था, पैसे वाला था, कनेक्शन थे उसके, तो फिर आर्मी लेके आता है वो, और आर्मी लेके आने के बाद में क्या होता है, इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और आर्मी और उनके बीच में फिर झड़प होती है वीवर्स के बीच में, और 11 वीवर्स की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक न्यूज आर्टिकल का पार्ट हो गया जिसमें ये बताया गया है कि सिलिशिया में भी रिवॉल्ट हुआ था इस एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, एंड दिस रिवॉल्ट वाज बाय द वीवर्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। समझ में आ गई ये कहानी यहां तक? बताओ, इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। एक रोमांटिक इमेजिनेशन वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने रोक के रखा है अभी। क्यों रोक के रखा है उसका कारण फिर बता रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे अगर हम देखें तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिलेशिया का रिवॉल्ट भी पढ़ लिया 1848 का, 1845 का, ठीक है, 1845 सिलिशियन रिवॉल्ट। क्या था ये? सिलिशियन रिवॉल्ट बाय वीवर्स, ठीक है, सिलिशियन रिवॉल्ट बाय वीवर्स। तो ये अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, सारे इंडिविजुअल रिवॉल्ट पढ़ लिए। एक रिवॉल्ट अभी 1848 में और होगा, एक रिवॉल्ट और 1848 में होगा जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, कि जर्मनी में भी रिवॉल्ट होता है ये द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है। तो 1848 30 से 48 का जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन था उसमें सारे रिवॉल्ट बताए गए, तो जर्मनी का रिवॉल्ट भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी के पैरेलल क्या ना, बीच में एक ये रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग करके एक टॉपिक है, तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग वाला जो टॉपिक है, तो ये क्या है ना, ये एक ग्रीस का हो गया, जर्मनी का हो गया, जर्मनी का भी बताऊंगा, जैसे सिलिशिया का हमने पढ़ लिया है ना। तो अब ये आइडियाज जो चले, तो जैसे कंजर्वेटिज्म, रेवोल्यूशनरीज पढ़ लिया, उसके बाद में मैंने तुम्हें स्टोरी बताई पूरी, तो वैसे ही एक और आइडिया है बीच में, रोमांटिसिज्म। ला ला ला, कुछ नहीं होना, अच्छा टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी है, तो पहले अपन स्टोरी वाला पार्ट कवर कर लेंगे। अभी जर्मनी की स्टोरी रह गई है कि जर्मनी में जो लिबरल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये जर्मनी का ये जो लिबरल रेवोल्यूशन है ना 1848 में ही होता है, ये लिबरल रेवोल्यूशन जो जर्मनी में 1848 में होता है, ये हमें पढ़ना है। तो पढ़ा दूं आज कि कल पढ़ोगे कहानी? बताओ बताओ बाबू। कल एक काम करते हैं, कल अपन डाउट सॉल्विंग क्लास रखते हैं। पहले ये मैं तुम्हें यहां तक का बता दूंगा, तो सारी स्टोरी हो गई 1848 तक की अपनी, है ना। तो ये पढ़ा दूंगा, और ये पढ़ाने के बाद में जर्मनी वाला पढ़ेंगे सिर्फ, ये यहां तक, ये जर्मनी वाला यहां तक। उसके बाद में क्योंकि कहानी अलग हो जाएगी, फिर यहां से कहानी अलग होगी, तो जर्मनी वाला पढ़ लेंगे और डाउट सॉल्विंग कर लेंगे, है ना। तो कल इसको पढ़ लेंगे बस। वाई डिड दी, कोई डाउट हो तो पूछ लो, चलो 5-10 मिनट डाउट ले लेता हूं आज तुम्हारे में। और हाँ कल कर लेंगे, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो थ्योरी में दिमाग खच्ची हो जाएगा, ठीक है। फिर रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक अपन आराम से उठा लेंगे, तो एक आइडियोलॉजी है ना ये। रीक्वेश्चन मतलब क्या? रीएनफोर्समेंट लाना, वैसा। रोमांटिक वाला पढ़ा दो सर, रोमांटिक वाला पढ़ा दो सर। रोमांटिसिज्म होता क्या, देखो बता रहा हूं। तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की अगर बात करें हम, तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग का मतलब ये होता है कि आप कंट्री को एकजुट करने के लिए लड़ाई वड़ाई के वो नहीं कर रहे हो, आप आर्ट, कल्चर, इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे आप कंट्री को एकजुट कर रहे हो, ये है रोमांटिसिज्म। अब देखो कल भी क्या बताऊंगा ना, कल की कहानी बताऊं। तो हम ये रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं,
1848 में जैसे फ्रांस रिपब्लिक बन गया, तो अब अगला जो टॉपिक है ना रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो ऐसा बोलता है ना कि यार खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जर्मनी वालों ने देखा कि यार फ्रांस में तो राजा को हटा ही दिया उन्होंने, तो रिपब्लिक बना लिया अपने आप को। तो जर्मनी में भी वही प्रयास होता है, ठीक है, जर्मनी में भी वही प्रयास होता है। तो जर्मनी में जो एफर्ट डाले जाते हैं, जो प्रयास होता है, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। क्लियर है? आ गया समझ में? फाइन। क्लियर है? बता दो जल्दी। ऑल सेट? बढ़िया। कुणाल दत्ता बेटा तुम्हारा मैसेज दिख गया, लो बताओ जरा, किसी को कुछ डाउट है? एक बार फिर से रिकैप करवा दूं। आउटकम ऑफ सिलिशियन रिवॉल्ट यही था कि बेचारे 11 वीवर्स की मृत्यु हो गई। हर चीज आउटकम के लिए नहीं होती ना यार। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वो बताया गया कि कैसे उस पूरे फेज में 30 से 48 तक जगह जगह रिवॉल्ट हो रहे थे वो। और आउटकम से इंपॉर्टेंट ये समझो कि कॉज क्या था, तो कॉज ये था कि वीवर्स डिस्ट्रेस्ड थे, उनको अंदर से महसूस हो रहा था कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, वो चीज। क्लियर हुआ? बढ़िया। और कुछ डाउट? छुट्टी कर दो। आइडियोलॉजी ऑफ मजीनी समझ में नहीं आई। आइडियोलॉजी ऑफ मजीनी सिंपल थी बाबू। मजीनी, गुजीपी मजीनी क्या चाहता था कि नेशन के नॉट रिमेन दी पैचवर्क, मतलब आप कह सकते हो फ्रेगमेंटेड पार्ट में नहीं दे सकता है। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये भगवान चाहते हैं कि नेशंस जो है ना वो राष्ट्र देश जो है वो देश कैसे बनना चाहिए, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए। कि अगर 4 लोग चाहते कि एक साथ मिलकर एक देश बनना चाहिए, उनका कल्चर सेम, उनकी लैंग्वेज सेम है, तो उनको देश बनाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो रूलर्स थे मोनार्क्स, तो उसने अपने हिसाब से आधा इटली किसी के पास, आधा इटली किसी के पास, और सारी जगह इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसको लगता था कि इटली एक कंट्री बनना चाहिए। ऐसा समझ में? तो उसने उसी के चलते क्या है ना नेशन स्टेट्स बनाने की लड़ाई उठाई थी, आवाज उठाई थी। गॉट इट? चलो इसी बात पे अब तुम गप्पू हाथी का एक बार खेल देख लो और आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। ठीक है गप्पू हाथी? फाइन। कल अपन क्या करेंगे, ये जर्मनी वाला पार्ट और पढ़ेंगे और फिर डाउट सॉल्विंग कर लेंगे। कल जर्मनी वाला पार्ट और पढ़ के डाउट सॉल्विंग कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? चलो भाई, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। ध्यान रखो, फाइनली गुड बाय। अब और नहीं 5 बजे भी गुड बाय बोल के गए थे सर, फिर आ गए, तो अब और नहीं होगा वापस। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।